हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। जो लोग भारत के अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग देशों से हैं और फिर भी वहां बैठे होने के बावजूद हम पर इतना विश्वास कर रहे हैं, पूरे के पूरे मुकदमे की फाइल्स हमको दे रहे हैं, हमसे बनवा रहे हैं, इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। मैंने इस चैनल को बनाने से पहले कभी भी ये नहीं सोचा था कि कोई ऐसा समय आएगा कि पूरे देश से, अलग अलग शहरों से लोग इतना ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वरना आज का तो वो समय है कि लोग ऑनलाइन में किसी पर 500 रुपए का भी ट्रस्ट नहीं करते और आप लोग इतनी बड़ी बड़ी पेमेंट मुझको ऑनलाइन भेज के बोल रहे हैं कि सर हमारा ये काम आप वहां से करा दीजिए, बिकॉज हमें आपकी ड्राफ्टिंग पर, आपके काम पर विश्वास है। तो दोस्तों, इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस विश्वास से मुझे इतनी ज्यादा प्रेरणा मिल रही है कि मुझे लगता है कि मैं जितना काम कर रहा हूं उससे बढ़कर मैं करूं और जितना अच्छा काम मैं कर सकता हूं उससे भी ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करूं। एक बार फिर से आपको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जिसमें झूठा आरोप लगाने पर महिला को भी सजा हुई। हालांकि जिन धाराओं में सजा हुई उनका उल्लेख मैंने पहले की भी वीडियोज में किया और आपको बताया है कि इन धाराओं में महिलाओं को सजा हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद मैक्सिमम लोग तो इसको पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन कई लोग वीडियो पे कमेंट करने लगते हैं, सर क्या बोल रहे हो आप, ऐसा थोड़ी होता है। कल भी एक सज्जन ने कमेंट किया था कि 406 सास की तरफ से कैसे लग सकती है। अरे भैया, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसी के भी साथ हो सकता है। जेंडर से कोई मतलब नहीं है, वो आदमी के साथ भी हो सकता है, वो सास के साथ भी हो सकता है, बहू के साथ भी हो सकता है। तो ये कहां लिखा है कि 406 का राइट केवल बहू को ही होगा, सास को नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि भाई 406 का मुकदमा दर्ज सास की तरफ से करने गए तो हमारे देश की पुलिस है, उसने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करी तो आप कोर्ट में जाइए ना, कंप्लेंट केस फाइल कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लॉ तो हमको काफी सारी फैसिलिटीज देता है। हमारी व्यवस्था की वजह से हम कुछ का यूज नहीं कर पाते, लेकिन आफ्टर ऑल उसके बाद भी हमारे पास रेमेडीज होती हैं और बहुत हद तक ये उस व्यक्ति पर भी डिपेंड करता है जो आपके केस लड़ रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि वो आपको किस तरह से गाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे कानून में व्यवस्थाएं तो बहुत हैं, केवल उन व्यवस्थाओं को कैसे लागू करना है वो नॉलेज आपको होनी चाहिए और लागू करवाने वाले कोई आपके साथ ऐसे होने चाहिए जो उन सारी व्यवस्थाओं को लागू करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो मामला है वो फॉल्स रेप केस है, यानी कि एक लड़की ने कुछ लड़कों पर रेप का झूठा आरोप लगा दिया कि उन सब ने उसके साथ रेप किया। उसने एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में यह कहा कि इन्होंने मुझे यह कहा कि एक होटल में मैं आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब दिलवाऊंगा और ऐसा फॉल्स प्रॉमिस करके एक कार के अंतर्गत उसके साथ रेप किया गया। और जब रेप किया जा रहा था तो उनके एक दोस्त ने उसकी कुछ फोटोज भी खींची। अब ये एलिगेशन लगाते हुए एक एफआईआर उन पर दर्ज कर दी गई। एफआईआर सेक्शन 376, 323, 504 एंड 506 में दर्ज की गई। अब दोस्तों, जब ये एफआईआर दर्ज की गई, इसके बाद इसमें आईओ साहब नियुक्त हुए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने इन सारे मामले की जांच पड़ताल करी। तो इसमें एक चीज पाई गई कि जिस तारीख पर घटना दिखाई गई थी उस तारीख पर जो कंप्लेनेंट थी वो इंडिया में नहीं थी, बल्कि अब्रॉड थी, फॉरेन में थी। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की भी रिपोर्ट ली गई, फॉरेन मिनिस्ट्री से भी जांच की गई और भी तमाम जगहों से जहां जहां उन्हें रिक्वायरमेंट लगी उन्होंने जांच करी और ये पुख्ता सबूत मिले कि वो उस दिन इंडिया में नहीं थी। इसके साथ साथ जिन लड़कों पर उसने आरोप लगाया था उनमें से एक लड़का उस दिन उसके शहर में नहीं था। जब उसकी कॉल डिटेल निकाली गई, उसकी लोकेशन निकाली गई तो पता चला उनमें से एक लड़का भी उस शहर में नहीं था। तीसरी बात, जिस गाड़ी में रेप होना बताया गया वो गाड़ी 2018 में लड़की के द्वारा किसी और को बेच दी गई थी। यानी कुल मिलाकर के आईओ साहब को ये लग गया था, ये पता चल गया था कि ये फॉल्स रेप केस है और झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं। इसलिए आईओ साहब ने इस पर रिपोर्ट लगा दी। अब कंप्लेनेंट वहां पर आई और उसने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन डाल दी। अब प्रोटेस्ट पिटीशन में उसने कुछ और पॉइंट्स भी जोड़ दिए और आईओ साहब पर भी आरोप लगा दिया कि आईओ साहब ने ठीक से जांच नहीं करी है। जो उसकी एफआईआर थी, जब वो एफआईआर दर्ज कराने गई थी उस समय पे घटना की तिथि और समय उन्होंने उसमें नहीं लिखा था और बाद में अपनी मर्जी से कोई भी घटना का समय उसमें लिख दिया। इसके साथ ही उसने आईओ साहब पे यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने डीएनए टेस्ट नहीं करवाया है और ना ही व्हाट्सएप मैसेजेस की, व्हाट्सएप कॉल्स की जांच की गई है, ना ही उसकी फोन की जांच की गई है क्योंकि उसके फोन में उसकी फोटो थी। अब दोस्तों, लेकिन जो कोर्ट थी, कोर्ट ने आईओ साहब की रिपोर्ट को ही एक्सेप्ट किया, यानी प्रोटेस्ट पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि कोर्ट ने यह माना कि भाई इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि उस दिन वो महिला अब्रॉड थी, यहां पर नहीं थी। दूसरा, जिस गाड़ी में रेप होना बता रही है वो घटना वाले दिन उसके नाम पे थी नहीं, उससे पहले ही बेची जा चुकी थी। तीसरा, जिनको वो एक्यूज बता रही है उनमें से एक लड़का शहर में मौजूद नहीं था। ये तीनों फैक्ट बिल्कुल क्लियर हैं और ये क्लियर होने के बाद साफ पता चलता है कि ये एफआईआर फॉल्स है,
फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो कोर्ट ने इसमें ऑर्डर किया कि सीआरपीसी के सेक्शन 195 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी फर्स्ट के अकॉर्डिंग कंप्लेनेंट पर सेक्शन 193, 194, 199, 200, 211 ऑफ आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया जाए, रिटन कंप्लेंट फाइल की जाए और इस मामले में बाकी अक्यूज्ड के खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग थी उसको खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों आपने देखा कि सामने वाली कंप्लेंट करने वाली महिला थी, उसके बावजूद उस पर कितने कड़े आदेश हुए, इन सारी धाराओं पर उस पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए और इन सारी धाराओं का उल्लेख मैं पिछले अपने कई सारे वीडियोज में करता आया हूं, जिसके नीचे कई लोग इस तरह के नेगेटिव कमेंट लिख देते थे कि सर कुछ नहीं होता, आप ऐसे ही बोल रहे हो। तो भाई हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, एक दिन में 100 मुकदमे हम यहाँ पे तैयार करते हैं सेम धाराओं में, और जिनमें अधिकतर काउंटर केसेज होते हैं लड़कियों पर या फिर वाइफ पर जिन्होंने की झूठे केस किए हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि जो भी आपको वीडियो में बताया जा रहा है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि कुछ भी इधर उधर से लेकर के या उल्टे सीधे थंबनेल बना करके आपके सामने ना रखा जाए। अभी बहुत सारा ऐसा यूट्यूब पे चलता भी है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं। थंबनेल पर लिखा रहता है कि पत्नी को कराइए उम्र कैद, और लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि पत्नी को लास्ट में उसमें 10,000 रुपए का फाइन हुआ है, या फिर आपको बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट ने दिया जजमेंट और जब आप उसे देखते हैं तो 1990 का जजमेंट होता है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे चैनल पर इस तरह की चीजें आपको ना मिले, जो भी मिले आपको जेन्युइन मिले, चाहे उसमें व्यू आए ना आए, आप गलत कमेंट करें सही कमेंट करें, लेकिन मेरी तरफ से आपको जो जानकारी जाए वो एकदम ऑथेंटिक हो। और आगे भी मैं इस चीज के लिए प्रयासरत रहूंगा और आपका एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों आप यदि अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।